आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या मीनिंग होता है इसका? एक सेल से जब दो सेल्स बनती हैं उसे हम कहते हैं कि सेल डिवाइड कर गया है। और जिस भी प्रोसेस से सेल ने अपनी ये लाइफ साइकिल पूरी की है, मतलब एक सिंगल सेल से जब दो सेल्स बन जाती है तो एक सेल की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। तो जो भी प्रोसेस इस डिवीजन के लिए लगा है उसे हम कहते हैं कि ये सेल साइकिल है। ठीक, जैसे एक सेल में न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। तो उसमें प्रोसेस में क्या हुआ है कि दो न्यूक्लियस बन गई और भी ऑर्गेनल्स बन गए। जितने ऑर्गेनल्स थे सारे ऑर्गेनल्स ऐसे डुप्लीकेट कर लिए और उसके बाद सेल ने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री से दो सेल्स बना दिए। इस एक सेल से सेल डिवाइड होके ऐसा दो सेल बन गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि इसने अपनी लाइफ साइकिल पूरी की है। सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मतलब न्यूक्लियस synthesizes other cell constituents, मतलब ये cell organelles and eventually divides into two daughter cells is known as cell cycle। सेल ने सब डुप्लीकेट किया और डॉटर सेल्स बना लिए, इसे हम बोलते हैं सेल साइकिल्स। ऑल दिस इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मतलब सेल ऐसे दो सेल्स जेनेटिकली हमारे जीन्स के इंफॉर्मेशन है। मतलब न्यूक्लियस ने इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें डिवीजन करना है और कितने स्पीड से डिवीजन करना है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए डिवीजन का, वो सब कौन बताता है? हमारा न्यूक्लियस। तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। जेनेटिकली कंट्रोल कैसे होगा? न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, वरना क्या होता है कि जैसे अभी सेल्स की जरूरत, जितने सेल्स की जरूरत है, जैसे अभी स्किन यहाँ से निकली, यहाँ पे स्किन हील होने के लिए जितने मतलब जितना सेल्स बनाना है उससे ज्यादा बना देगा तो क्या होगा? कैंसर हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल है वो डिवाइड हो रहा है वो कैसा है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। और ये जो प्रोसेस है सेल साइकिल का या सेल डिवीजन का, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यूकैरियोटिक सेल्स में रादर देन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास है क्या? सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है उसका और उसका जो राइबोसोम्स है, बस इसको डिवाइड करना है उसको। और यूकैरियोट्स में क्या डिवाइड करना है? न्यूक्लियस को भी करना है, सारे ऑर्गेनल्स को करना है, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने पड़ते हैं इसके लिए, क्रोमोसोम्स को अलाइन करना पड़ता है अलग तरीके से। उनमें क्या है? एक सर्कुलर सा डीएनए है। हमारे अंदर क्रोमोसोम्स को कंडेंस करना है, बहुत सारा प्रोसेस है इसके अंदर। इसीलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है किसमें? यूकैरियोट्स में रादर देन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है कि ह्यूमंस, ये वाला प्रोसेस कितनी देर में शो करता है? 24 आवर्स में। ईस्ट दूसरा ऑर्गेनिज्म में कितने देर में ये प्रोसेस शो करता है? 90 मिनट्स में। ठीक है, अब ये लिखा है ड्यूरेशन ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो समझा कि ह्यूमंस में 24 आवर्स है। एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लग रहा है, ईस्ट को डिवाइड होने में 90 मिनट्स लग रहा है। लेकिन ये फ्रॉम सेल टू सेल क्या है? जैसे अभी ये स्किन की सेल है, ठीक है, स्किन की सेल है और यहाँ पे लिवर की सेल है। स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, स्किन का काम है प्रोटेक्शन देना, लिवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना। आज अगर स्किन मतलब रप्चर हुआ है, मतलब स्किन सेल्स टिश्यू जो है वो अगर रप्चर हुई है और लिवर सेल्स जो है वो रप्चर हुई है, क्या लगता है किसे जल्दी ठीक होना चाहिए? लिवर सेल्स को। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो दोनों में लगेगी। ये वाले सेल्स है ना जल्दी हील होंगे इस सेल से। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में सेल टू सेल भी सेल साइकिल डिफर करती है। ठीक है, स्किन जो है वो थोड़ा बाद में ठीक होगा, लिवर पहले ठीक हो जाएगी। मतलब लिवर ये फास्टेस्ट, मतलब एकदम हाई रीजनरेशन पावर है इसका, लिवर सेल्स का, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है। कुछ भी बॉडी में आ रही है वो बाईपास होता है हमारे लिवर से, तो लिवर को पूरे दिन काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वो वेरी करता है किसमें? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल। हमारी बॉडी के विद इन भी जो सेल साइकिल होती है वो डिफर करती है, ड्यूरेशन जो इसका होता है। बाकी प्रोसेस सेम है कि यही सारे प्रोसेस से जाएगा, लेकिन प्रोसेस इसमें फास्ट चलेगा और इसमें थोड़ा स्लो चलेगा। सेल साइकिल में आप दो टॉपिक्स पढ़ोगे, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। लेकिन माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है,
कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज होंगे और तभी आपको माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है इसके बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। क्यों उनमें जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क पता चलेगा। जैसे ह्यूमंस में हम कहते हैं कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है ये, ठीक है, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऐसे जेनेटिक मटेरियल थी ना, ये जेनेटिक मटेरियल जब सेल डिवाइड होता है ना तो ये जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है ना ये कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाती है क्रोमोसोम्स, जो कि हमने हमारे सेल वाले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो बनाती है, तो जो क्रोमोसोम्स है, हर सेल के पास कितना क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, हम कहते हैं हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ऐसे क्यों, जैसे लाइफ हमारे हमें ओरिजिन कैसे हुआ है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होने की वजह से, ठीक है। जो स्पर्म होती है, ये फादर जो होती है, स्पर्म जो है वो एक सेल है और इस सेल के पास क्या है, क्रोमोसोम्स है। इसके न्यूक्लियस के अंदर सेल है ना ये, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है हमारे स्पर्म के पास, क्योंकि इनका फ्यूजन होना है, ठीक है। तो स्पर्म जो है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स है। और ओवम जो है वो भी एक सेल है, इसके पास कितना क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स है। अब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं, मतलब एक साथ जब आते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम स्पर्म का है ना, क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ ओवम जो है, जो ओवम के सेल का क्रोमोसोम नंबर 1 है और जो स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये पेयर बना लेते हैं, ये पेयरिंग करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 23 क्रोमोसोम्स क्या करती है, पेयरिंग करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ पेयरिंग कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो 1 के साथ, 2 जो है 2 के साथ, 23rd वाला जो है वो 23rd वाले क्रोमोसोम्स के साथ पेयरिंग करेगा। तो जब क्रोमोसोम सिंगल नंबर में रहते हैं ना, 1 2 3 से 23rd, इसके साथ का कोई पेयर नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हैप्लॉइड सेल है। दो टाइप के सेल्स होते हैं ना, एक हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और एक डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। जो सेल्स के पास सिर्फ एक सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम्स है, उस सेल्स को हम बोलेंगे हैप्लॉइड सेल्स है। ओवम भी हैप्लॉइड सेल्स है। बॉडी में सिर्फ यही एक सेल है जो हैप्लॉइड रहता है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब सिर्फ 23 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये रखता है। उसके बाद के बॉडी के जो भी सेल्स है, चाहे वो हमारे हेयर्स हो गए, हमारी आईज हो गई, हमारा स्किन हो गया, ये जो भी सेल्स हैं ये सब डिप्लॉइड होते हैं, मतलब इनमें ये पेयरिंग हो चुकी होती है। कैसे होती है ये, जैसे अब ये वाली सेल है, इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसका एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग कर लिया इसने, इस सेट को हम बोलेंगे कि ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट जो है ये डिवाइड होके सेल बहुत सारी बनाएगी और हम जैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। एक सेट आता है मैटरनल मदर की साइड से, एक सेट आता है पैटर्नल फादर की साइड से, ठीक है। जो फादर की साइड से वो स्पर्म, मैटरनल जो है वो ओवम। तो ये हो गया हमारा हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल्स के बीच में डिफरेंस। ऐसा क्यों होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ ही पेयरिंग करता है और क्रोमोसोम नंबर 3 के साथ नहीं, क्योंकि ना जो क्रोमोसोम होती है, ठीक है, ऐसे तो क्रोमोसोम्स है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, मतलब ये अगर पैटर्नल है और ये मैटरनल है, जब ये पेयरिंग करते हैं तो इन्हें पता होता है कि यहाँ पे कौन सा लोकस है, मतलब सपोज यहाँ पे अगर आइज की जीन्स है, ठीक है, अगर कैसा होना चाहिए, ये अगर जीन्स यहाँ पे है ना और अगर यहाँ पे, तो यही आके पेयरिंग करेगी। तो ये फिक्स्ड होता है हमारे क्रोमोसोम्स पे कि ये कहाँ होती है, तो ये ऐसे पेयरिंग करता है, ठीक है। इसको हम लोग एलिल्स बोलते हैं। ये एलिल्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है, मतलब होमोलोगस के कंसेप्ट के वजह से, मतलब जो एलिल्स है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे ना तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनकी पेयरिंग
ऐसी होती है। और कैसे जब पूरे बॉडी की सेल ऐसे डिप्लॉयड होती है तो ये वाला सेल कैसे बन जाता है स्पर्म से, यही है मियोसिस। ठीक है, तो ये वाला जब हम मियोसिस का प्रोसेस देखेंगे तब हम देखेंगे कि जो सेल डिप्लॉयड है, मतलब जिसमें दो सेट ऑफ मतलब पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कैसे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में मतलब बन गया, तो ये हम लोग देखेंगे मियोसिस वाले पार्ट में। ठीक है, माइटोसिस का मतलब होता है कि जो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, सेम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये रेप्लिकेट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कि माइटोसिस है। और जब ये डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, और 4 कंसेप्ट्स हैं, मोनाड, डायाड और ये वाला जो स्ट्रक्चर है 2n2c और टेट्राड। अब इनमें फर्क देख लेते हैं। जैसे कोई क्रोमोसोम है, अगर हम कह रहे हैं कि हैप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 23 तक ले लें, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें क्रोमोसोम जो है वो इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये मोनाड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो डायाड बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो 2n2c बोलेंगे, और क्रोमोसोम इस सेट में दिख रहा है तो हम इसे टेट्राड बोलेंगे। अब इसमें फर्क क्या है, जैसे क्रोमोसोम्स है, हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है। हैप्लॉइड में जो है वो 23 क्रोमोसोम्स है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो या तो इस फॉर्म में दिखेगा या तो वो इस फॉर्म में दिखेगा, लेकिन जब क्रोमोसोम नंबर इस फॉर्म में दिखेगा ना, तो क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 23 तक जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इसी फॉर्म में दिखेंगे। और अगर क्रोमोसोम नंबर 1 इस फॉर्म में दिख रहा है तो क्रोमोसोम नंबर 1 से 23 तक इसी फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हैप्लॉइड की बात। डिप्लॉयड सेल्स में क्या होता है, अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 की पेयरिंग ऐसे ही 1 से 23 तक की पेयरिंग ऐसे ही दिखेगी, और अगर इस फॉर्म में है तो 1 से 23 तक ऐसी दिखेगी। ऐसा नहीं हो सकता हैप्लॉइड में कि क्रोमोसोम नंबर 1 इसमें दिख रहा है तो क्रोमोसोम नंबर 7 तो जो होगा वो इस फॉर्म में दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वही इसके भी केस में है, अगर ऐसा दिख रहा है क्रोमोसोम नंबर 1 तो क्रोमोसोम नंबर 7 जो पेयरिंग में है वो ऐसा नहीं दिख सकता। ठीक है, अब हम कब कहेंगे कि कोई जो क्रोमोसोम है वो मोनाड स्ट्रक्चर में है, या फिर एन और सी का कंसेप्ट क्या है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सी का मतलब होता है कितना डीएनए है। ठीक है, और डीएनए का कंटेंट हम हम किससे देखते हैं, क्रोमैटिन से। अब ये सब क्या है, ये हमने सेल में वैसे देख लिया है। ये जो है, अगर हमें सेल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तो हम बोलेंगे इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने, 1 है। कैसे बताएंगे हम ये, कोई भी क्रोमोसोम जो है वो कितना सेंट्रोमियर, ठीक है, जो क्रोमोसोम है उसमें कितना सेंट्रोमियर दिख रहा है, उससे हम बोलेंगे कि कितने क्रोमोसोम्स है। तो ये वाले स्ट्रक्चर में कितना सेंट्रोमियर दिख रहा है, ए, तो ये एक क्रोमोसोम हो गया। एन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो कितना क्रोमोसोम है इधर, एक सेंट्रोमियर, तो एक क्रोमोसोम। ठीक है, और सी इज द डीएनए कंटेंट। अब ये क्या है, ये एक क्रोमैटिड है। ठीक है, क्रोमैटिड, नॉन क्रोमैटिड, जो क्रोमैटिड है ये एक क्रोमैटिड है। ठीक है, तो एक क्रोमैटिड है तो डीएनए कंटेंट कितना हो गया, एक, तो 1C, सी इज डीएनए कंटेंट। कितना कंटेंट दिख रहा है, ये एक दिख रहा है। ठीक है, डायाड में क्या दिख रहा है हमें कि क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर कितना दिख रहा है वो देखेंगे, एक दिख रहा है, तो 1N, एक क्रोमोसोम है ये। लेकिन इसका डीएनए का कंटेंट कितना है, 2, क्योंकि ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड, ये 2 क्रोमैटिड। ठीक है, तो ये हो गया कितना डीएनए हो गया इसका कंटेंट, 2। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए कंटेंट है। ये कब होता है, जैसे सेल है, सेल को जब रेप्लिकेट करना है तो पहले ये एक था, सपोज एग्जांपल में एक, ऐसे 23 क्रोमोसोम सब में होगा ये। अगर सेल को जब डिवाइड करना है तो पहले सेल में कैसे क्रोमोसोम नंबर 1 था, क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा था। अब इसको 2 सेल्स को देना है तो इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब ये इसका रेप्लिकेशन, और नीचे वाले का इसका रेप्लिकेशन, तो ये एक क्रोमैटिड। ठीक है, ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया,
और ये एक सिंगल सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है, ये इसका एक क्रोमैटिड, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये इसका दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है, और एक सेंट्रोमियर। तो ये वाले क्रोमैटिड को और ये वाले क्रोमैटिड को हम लोग बोलते हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों? क्योंकि इनकी ओरिजिन एक ही है, एक ही जैसा है। ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगा ना डीएनए के पास, वो सेम इंफॉर्मेशन इसके पास होगा, इसके जैसा आइडेंटिकल है ये। उसके बाद यहाँ से बीच में से डिवीजन होगी, ये चला जाएगा एक सेल के पास, ये चला जाएगा दूसरे सेल के पास, ठीक है। तो डायड में क्या दिखा हमें कि एक सेंट्रोमियर, तो एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? एक, और डीएनए कंटेंट कितना है? 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। डिप्लॉइड में क्या होता है कि पेयरिंग में होता है डिप्लॉइड सेल्स, तो इसमें पेयरिंग में कितने क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं हमें? 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 सेंट्रोमियर दिख रही है, तो 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और डीएनए कितना कंटेंट दिख रहा है हमें? एक इसके क्रोमैटिड्स और एक इसके क्रोमैटिड्स, तो हो गए 2 क्रोमैटिड्स, मतलब 2C, ठीक है। टेट्राड में क्या दिखता है हमें? जब डिप्लॉइड सेल्स रेप्लिकेट करने वाले होते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स रेप्लिकेट करता है तो ये स्ट्रक्चर दिखाता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर दिखाता है। इसके साइड में पेयरिंग नहीं होती है क्योंकि इसके पास तो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं हमको? 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमोसोम्स है ये। और हमें क्रोमैटिड्स कितने दिख रहे हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 क्रोमैटिड्स, तो 4C, ठीक है। N is the number of chromosome, C is the DNA content, जो कि हम बताएंगे जितने क्रोमैटिड्स उतना DNA कंटेंट। और ये मेजर कैसे करेंगे हम? पिकोग्राम में, ये यूनिट है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है ये एक सेंट्रोमियर है, तो ये नहीं सोचना है कि ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि ये बना कैसे, ये वाला स्ट्रक्चर बना कैसे? डीएनए पहले ऐसी खुली हुई थी, ठीक है। डीएनए जब खुली हुई होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन जब सेंट्रोमियर पे जाके, ये वाला जो डीएनए स्ट्रक्चर है जिसे हम बोला है क्रोमैटिन, जब ये खुला हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। जब ये सेंट्रोमियर, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, मतलब क्रोमैटिन नंबर 1 है। ऐसे बहुत सारे क्रोमैटिन्स रहते हैं, कितने? 23। तो एक एक क्रोमैटिन का जो लेंथ है, ठीक है, ये जब ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस हुआ तो ये बन गया क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 बना तो ये सेंट्रोमियर पे जाके कंडेंस हो रहा है, तो ये 2 थोड़ी है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ऐसी कोई तीसरा स्ट्रक्चर होगा। तो क्रोमैटिन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कंडेंस होकर जब ऐसा बना है तो ये एक हो गया ना, ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के एक से एक हो गया, तो इसीलिए ये एक क्रोमैटिड, ठीक है। जब ये रेप्लिकेट करेगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये जब रेप्लिकेट करेगा तो ये ऐसा सेम स्ट्रक्चर ये रेप्लिकेट करेगा, तो ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये क्रोमैटिन का ही ये स्ट्रक्चर बना है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट हमारे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा माइटोसिस।